शादी की रात मेरे दिल में ढेर सारे जज्बात मचल रहे थे अपनी पत्नी को लेकर। लेकिन मेरे दोस्त मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही ना थे। मुझे बाहर ही बिठा रखा था। अब मैं इस इंतज़ार में था कि कोई आए और इन लोगों से मेरी जान छुड़वाए। जब मैंने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, बहुत जल्दी है तुम्हें कमरे में जाने की। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब संस्कार भी किसी चीज़ का नाम होता है। मैं उससे ये तो नहीं कह सकता था कि हाँ, मैं बहुत बेताब हूँ कमरे में जाने के लिए और अपनी खूबसूरत और प्यारी सी दुल्हन को देखने के लिए। ऐसे ही बातें करते हुए रात के 2 बज गए थे, लेकिन वो मुझे अभी तक उठने नहीं दे रहे थे। मैंने जेब से एक सिगरेट निकाला और पीने लगा। बार बार मैं अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखता रहा कि कब ये कमबख्त दोस्त यहाँ से जाए और मैं कमरे में जाऊं। लगभग 2 बजे मेरी माँ कमरे से बाहर आई तो मेरे दोस्तों को बैठे देखा तो उन्हें डांटने लगी और कहने लगी, तुम लोग यहाँ जमघट क्या लगाए बैठे हो? चलो उठो, जल्दी जाओ अपने अपने घरों को। और तुम अभी तक कमरे में नहीं गए, शर्म करो। रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हो। और जैसे तुम निकम्मे, वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी निकम्मे हैं। कम से कम उन्हें तो तुम्हें अंदर भेजना चाहिए था। मैंने दिल ही दिल में माँ को धन्यवाद किया कि मेरी माँ ने आकर मेरे दोस्तों से मेरी जान छुड़वाया। मैंने फटाफट से सिगरेट ज़मीन पर फेंका और अपने जूते से उसे मसलकर अपने कमरे में जाने लगा। जाने से पहले अपने बाल को अपने हाथों से ठीक किया। जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा, एक मर्द होते हुए भी मेरे दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और कमरे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे सामने मेरी पत्नी दुल्हन के जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। कमरे में फैली गुलाबों की खुशबू ने जैसे मेरे अंदर तक ताजगी भर दी थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का सजना एक नेचुरल सी बात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। मेरा पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजाया गया था और दरवाजे की आहट पर मेरी पत्नी सिमट कर बैठ गई थी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ थामना चाहा, उसने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे लगा कि शायद उसकी नेचुरल शर्म और झिझक है। लड़कियां तो वैसे ही झिझक जाती हैं। मैंने जब उसे उसके मुंह दिखाई के लिए अंगूठी निकाली, मैंने कहा, प्रिया, अपना हसीन हाथ मुझे दीजिए। मैं आपको अपने हाथों से अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो लड़की जो मेरी पत्नी के रूप में सजी संवरी बैठी थी, एकदम से सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा, प्रिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। पहली पहली शादी थी और फिर दुल्हन का शर्माना, ये तो मैंने सुना था, लेकिन रोना ये नहीं सुना था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने सोचा कि चलो इसका हाथ पकड़ के इसे तसल्ली दे देता हूँ, लेकिन वो तो यूं पीछे हटी जैसे कि मैंने उसके हाथ पर कोई करंट मार दिया है और मैं उसके लिए कोई गैर मर्द हूँ। मैंने कहा, प्रिया, क्या बात है? देखो, हर लड़की की शादी होती है और आजकल के दौर में कोई भी लड़की यूं इस तरह नहीं रोती। ये सब पुराने समय की बात है। मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए। मैंने धीरे से उसको समझाना चाहा, लेकिन वो तो बस लगातार रोई जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं उसको यूं ही रोते देखता रहा और फिर जब वो चुप ना हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे अब उस पर गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रिया को शायद थोड़ा समय चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे थोड़ा समय और दे देता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप चाहे तो आराम कर सकती हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया। अपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और आकर बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रख कर लेट गया। मैंने सोचा कि शायद उसे इस बात की परेशानी कि मैं आज की रात उसके पास ना जाऊं, उसे थोड़ा सा समय और दूं। वो भी थोड़ी देर के बाद उठकर वॉशरूम चली गई। सादा से कपड़े पहनकर बाहर आई थी, लेकिन इस सादा से ड्रेस में भी वो गजब ढा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल पर पत्थर रखकर उसको समझा लिया,
कि कोई बात नहीं, आखिर वो मेरी पत्नी है, आज नहीं तो कल आना तो उसे मेरे ही पास है। वो भी बेड पर आराम से लेट गई थी। उसने लैंप ऑफ कर दिया। शादी के हल्ले गुल्ले से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए कुछ ही देर में मैं भी सो चुका था। सुबह मेरी आंख किसी की उल्टियाँ की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैं हाथ बढ़ाकर उठ बैठा। देखा तो बेड खाली था और वॉशरूम का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद प्रिया वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो मुझे इन चीज़ों से बड़ी उलझन होती थी। मैं इस तरह की सिचुएशन से बहुत ही जल्दी इरिटेट होता था। शायद रात के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या मुसीबत है भाई? मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं चाहकर भी इस मामले में प्रिया की कोई भी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं बाहर बैठा उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में वो हाँफते हुए वॉशरूम से बाहर आई थी। तौलिए से चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछने लगी। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। वो फौरन से घबराकर पीछे हटी थी। मैंने कहा, क्या बात है प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे लगता है रात को तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, या शायद बारात का खाना ही तुम्हें रास नहीं आया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बताओ कैसा फील कर रही हो? मैंने उसे बड़े आराम और प्यार से बेड पर बैठाया। साइड टेबल पर दराज खोलकर मेडिसिन बॉक्स निकाला और उसमें से उल्टियाँ की एक मेडिसिन उसे दे दी। मैंने कहा, नाश्ता बिल्कुल लाइट सा करना। वो हाँ में सिर हिलाने लगी। सुबह के 8 बज चुके थे। कुछ देर बाद ही मेरी माँ भी दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। इसीलिए मैंने प्रिया से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद तुम भी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जाना। हमारे घर में सब 9 बजे ही नाश्ता करते हैं। ये कहकर मैं पहले तो वॉशरूम गया और नहा धोकर कपड़े बदले और जैसे ही कमरे से जाने लगा कि तभी प्रिया कहने लगी, सुनिए। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर तो मेरे कदम वहीं जम गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा तो शोक शब्दों में कहा कि कहो, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे इस तरह बात करने पर कुछ सतप सी गई थी। फौरन से नज़रें झुकाकर कांपते होठों से कहने लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बातें सुनने के लिए तो मेरा दिल कब से बेचैन हो रहा था। फौरन से चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, ज़रूर कहिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। ये कहते हुए मैंने लगे हाथों उसका हाथ भी अपने हाथों में थाम लिया था, जो बर्फ़ की तरह सर्द हो रहा था। वह बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। मैंने कहा, प्रिया, क्या कहना चाहती हो, कहो। वो कहने लगी कि मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अभी अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझे इस रिश्ते की शुरुआत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने मांगा भी तो क्या मांगा था? मेरा इम्तिहान, मेरा सब्र, और मैं तो यूँ था कि मैं इनकार भी ना कर सका। मैंने कहा, ठीक है, कर लेता हूँ तुम्हारा इंतज़ार, लेकिन देखो ज़्यादा लंबा मत कर देना। मैं तो समझा था कि मेरी इस बात पर वो शर्मा जाएगी, मुस्कुराएगी, लेकिन वो तो बस सिर्फ घबरा रही थी। मैं समझ गया था कि वो उन लड़कियों में से है जो बहुत ही जल्द शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाती हैं और उसे जल्दी ही स्वीकार नहीं कर पाती हैं। धीरे धीरे से ही सब समझती हैं। खैर, मर्द को ही इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। इंसान होने के नाते इंसानियत भी दिखानी चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे थोड़ा समय ज़रूर दूंगा। आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो रिश्ते की शुरुआत भी अच्छी होगी और हमारे आने वाली ज़िंदगी भी खुशहाल गुजरेगी। मैंने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और उसे तसल्ली देता हुआ बाहर आ गया तो मेरी माँ प्रिया के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसके लिए ज़रा हल्का फुल्का नाश्ता रखिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने पूरियाँ, हलवा, चाय और पता नहीं क्या क्या टेबल पर सजा रखा था कि बहू का पहला नाश्ता है, इसीलिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। कुछ देर में प्रिया भी कमरे से बाहर आ गई थी। मेरी माँ ने उसे अपने साथ लगाया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया,
लाइट पिंक कलर की साड़ी और ब्लैक सितारों वाली ब्लाउज में इस कदर हसीन लग रही थी, मेरी नज़र तो उसे हटाने को तैयार भी ना थी। लेकिन नाश्ता करते करते भी उसकी तबीयत फिर से मचलाने लगी और वो फौरन से उठकर कमरे की तरफ भागी थी। मेरी माँ कहने लगी, आखिर इसे हुआ क्या है? मैंने कहा, लगता है फूड पॉइजन हो गया है, सुबह से उल्टियाँ की जा रही है। मेरी माँ कहने लगी कि तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ कुशल। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा, ठीक है, नाश्ता करके ले जाता हूँ। लेकिन जब मैंने प्रिया से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो वो ना में सिर हिलाने लगी और मेरी बात सुनकर वो ज़्यादा घबरा गई थी। फिर कहने लगी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा, कैसे ठीक हो जाओगी? अपनी हालत को देखो, कोई चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो खाना खाकर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन वो किसी भी तरह से जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कहने लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। उस समय वो डर और बदहवासी के मारे अपनी उंगलियां चटका रही थी, चेहरे से लग रहा था कि अभी रो देगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मत जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने घर की एक नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा कि नींबू पानी लाओ। वो कुछ देर में ही नींबू पानी लेकर आई थी। मुझे ये चिंता भी थी कि कहीं पानी की कमी की वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पीने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी और हैरत की बात ये थी कि नींबू पानी उसे हजम हो गया था। मैंने शुक्र किया, लेकिन जब प्रिया को रोज़ रोज़ उल्टियाँ आने लगी तो मैं परेशान सा हो गया था। इसीलिए एक दिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे करीबी छोटे से अस्पताल ले गया। वहाँ मैंने प्रिया को एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर उससे कोई भी सवाल करती तो वो घबराई घबराई सी नज़र आती। ठीक से डॉक्टर के किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कर दी और कुछ दवाएं भी दी। कहने लगी कि इससे फ़ायदा ना हो तो मेरे पास दोबारा आना। रिपोर्ट्स एक दिन बाद आनी थी, इसीलिए मैंने प्रिया को मेडिसिन लाकर दी और घर पर छोड़ दिया। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जब भी रात को सो रहा था तो मेरी नज़रें प्रिया पर ही जाकर टिक जाती थी, लेकिन वो मुझसे कटी कटी सी रहती थी। रात को मैं 2-3 बार उसे इस बात का एहसास भी दिला चुका था कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो टाल मटोल कर जाती थी और मैं अपने दिल के जज्बातों को थपथपाकर सुला देता था। मजबूरी थी, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खूबसूरती और नाजुक सा शरीर देखकर मेरा दिल मचल उठता था। मैं बस इंतज़ार में था कि कब प्रिया के दिल में भी मेरे लिए प्यार मोहब्बत वाले जज्बात उमड़े और वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। उस मेडिसिन में प्रिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। वो कहने लगी कि मैं अब ठीक हूँ, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब वो ठीक थी तो मैं क्यों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता। लेकिन एक बार मैं उसे अस्पताल के सामने ही गुजर रहा था जब मुझे ख्याल आया कि मुझे प्रिया की रिपोर्ट्स भी लेनी चाहिए। वैसे तो वो ठीक थी, लेकिन जब मैंने उसकी कुछ टेस्ट करवाए थे तो वो रिपोर्ट ही ले लेता हूँ। इसीलिए मैं हॉस्पिटल चला गया। मैंने उसकी रिपोर्ट्स ली और वहाँ मौजूद डॉक्टर को दिखाई। मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो वो रेगुलर उल्टियाँ कर रही हैं। और जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई, मेरे कानों में से चींटियाँ सी बजने लगी थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं? वो कहने लगी कि जो लड़की आपके साथ आई थी, क्या वो आपकी पत्नी नहीं है? मैंने कहा, जी मेरी पत्नी ही है। वो कहने लगी, तो फिर आप इतनी हैरत क्यों दिखा रहे हैं? शादी हुई है आपकी तो जाहिर सी बात है, औरत का प्रेग्नेंट होना कोई अनोखी बात तो नहीं। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खाकर रह गया था। मेरी शादी को भी सिर्फ 8 दिन भी नहीं गुजरे थे और मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं था। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैंने कहा कि कहीं रिपोर्ट बदल तो नहीं गई है।
हो सकता है कि एक जैसे नाम की और भी रिपोर्ट्स हों और रिपोर्ट आपस में बदल गई हो। मुझे तो अभी विश्वास ही नहीं आ रहा था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी पत्नी की ही रिपोर्ट है। उसकी प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना लग चुका है। मुझे तो सुनकर ही अगला सांस ही नहीं आ रहा था। ये कौन सी हकीकत थी जो मुझे मालूम हो रही थी? और फिर मुझे याद आने लगा कि वो शादी वाली रात बहुत रो रही थी। इसका मतलब उसका किसी और मर्द के साथ चक्कर था, जो इस हद तक पहुंच गया था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने चकराते सर को अपने हाथों में पकड़ लिया। अस्पताल से रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ी और जेब में डाली। मैं घर आया तो बिल्कुल चुपचाप सा था। मेरी माँ कहने लगी कि क्या हुआ, इतना चुप चुप से क्यों हो, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मम्मी मेरे सर में दर्द है। मैं ये बहाना करके जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, प्रिया वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। इसका मतलब उसे फ़ायदा नहीं हुआ था। उसने मुझसे झूठ बोला था। अब तो मुझे डॉक्टर की बात पर पक्का विश्वास हो गया था, क्योंकि ऐसी हालत में ही औरतों की उल्टियाँ नहीं रुकती। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, मुझे देखकर घबराती गई थी। तौलिए से अपना चेहरा पोंछने लगी। इससे पहले कि मैं उसे कोई और सवाल करता, वो कहने लगी कि अभी उल्टी आई है, वैसे तो मैं ठीक थी। वो नज़र लगातार मुझसे चुरा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने जानबूझकर कहा कि लेडी डॉक्टर का फ़ोन आया था। मुझसे कह रही थी कि अपनी रिपोर्ट्स आकर ले जाएं और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ज़रूर लाना। मुझे उससे बात करनी है। मेरी बात ये सुनकर वो एकदम से पीली पड़ गई थी। मैं समझ गया था कि उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात पता है। अगर ये वाकई में किसी और के साथ इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि उससे हर तरह का रिश्ता बना चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे शादी क्यों की? मेरे अंदर ये हौसला हरगिज़ नहीं था कि एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं और उसके नाजायज़ बच्चे को नाम दूं। मैं क्या, कोई भी गैर इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। मुमकिन ही नहीं है, और मैं भी ये हौसला बिल्कुल नहीं रखता था। लेकिन जो धोखा मेरे साथ किया गया था, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने प्रिया से कहा, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी है। ऐसा करो, कुछ दिन अपने मायके में रह लो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल गया था। कहने लगी, ठीक है, आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आएं। मैं कल तैयार रहूंगी जब आप ऑफिस से आएंगे। तो मैंने कहा, कल नहीं, अभी इसी समय तुम बस अपने कपड़े बैग में डालो, अपनी तैयारी करो। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा। मैं सोच चुका था कि उसके मायके जाकर सबके सामने ये बात खोलूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहाँ जाकर जो राज मुझे पता चलेगा, वो मेरे होश उड़ाकर रख देगा। प्रिया जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मायके की बात सुनकर जैसे उसके अंदर बिजली सी भर गई थी। मैं उसे उसके मायके ले गया। सब लोगों ने मेरी बड़ी आवाभगत की थी। मेरे साले, उनकी पत्नियां, मेरे सास ससुर सभी खाने पर मौजूद थे। और फिर खाने के बीच ही मैंने अपनी सास से कहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी सास कहने लगी, क्या हुआ बेटा? शादी के फौरन बाद तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। मैंने हंसकर कहा कि नहीं, प्रमोशन नहीं हुई, इससे भी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। मैंने सामने रखी सलाद की प्लेट से खीरा उठाया और मुंह में डालकर बड़े मज़े से कहा। मेरी सास कहने लगी, अच्छा चलो सुना दो, क्या खुशखबरी है? मैंने कहा, आप नानी बनने वाली हैं। ये बात सुनाई थी कि सब के सब टेबल पर ऐसे जम गए थे जैसे सबको सांप सूंघ गया था। अचानक ही प्रिया ने मेरी तरफ बड़े उड़े हुए रंग से देखा था। मैंने कहा, क्या हुआ? आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। बल्कि अब से नहीं, उसकी प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना चल रहा है। ये कहकर मैंने जेब से उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और सामने टेबल पर बड़ी जोर से पटक कर रखी थी और खुद खड़ा हो गया था। मैंने कहा, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? लेकिन ये बात सुनकर मेरे साले, उनकी पत्नियां
मेरे ससुर सभी खड़े हो गए। कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। प्रिया के भाई भी गुस्से में आ गए और भाभियां भी मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, ये सवाल आप अपनी बहन से करें, जिसने शायद आप लोगों की नाक के नीचे ये सब गुल खिलाया है। देखिए, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक चरित्रहीन औरत को हरगिज़ नहीं। मैं किसी के नाजायज़ बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं इस लड़की को अभी के अभी तलाक देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे धोखे में रखकर अपनी बदकिरदार लड़की को मेरे हवाले कर दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा? मेरी बात सुनकर सभी सवाल भरी नज़रों से प्रिया की तरफ देखने लगे और वो सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम जैसी आवारा और बदचलन लड़की को अपने घर की इज्जत बनाकर नहीं रख सकता। ये कहकर मैं वहाँ से निकलने लगा कि तभी मेरी सास मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान के लिए ये जुल्म मत करो, मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी, जीते जी वो मर जाएगी। वो बहुत मासूम है, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, पहले सब सच जान लो, फिर अपना फैसला सुनाना। मुझे तुम्हारे फैसले से फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बैठा दिया। फिर कहने लगी, ये उस समय की बात है जब तुम्हारा रिश्ता प्रिया से तय हो चुका था। शादी को बस 1.5 महीना रह गया था कि जब हमारे ख़ानदान में शादी आ गई। मेरी तबीयत उन दिनों कुछ ठीक ना थी और वो शादी भी वहाँ से दूर गांव में थी। इसीलिए मेरे बेटे बहू और मेरे पति सब शादी पर चले गए थे। घर पर सिर्फ मैं रह गई थी और मेरे पास प्रिया थी। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने प्रिया को शादी में जाने से मना कर दिया था। वो मेरी बात मान गई थी और मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गई थी। लेकिन उस रात हमारे घर में चोर घुस आए। उन्होंने थोड़ा बहुत कैश और जेवर चोरी किया और साथ में जाते जाते मेरी बेटी को भी बर्बाद करके चले गए। मैं उनके सामने हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, भगवान के लिए उसके साथ ये जुल्म ना करो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो एक हादसा था जो उसके साथ हुआ। मेरी सास ये कहते कहते रोने लगी। प्रिया भी रोने लगी थी। मेरी सास फिर आगे बोली कि उस रात के बाद प्रिया डिप्रेशन में चली गई थी। वो कुछ भी नहीं बोलती थी और फिर एक दिन प्रिया इतना रोई कि उसका गला ही बंद हो गया था। उसने रोते रोते मुझसे कहा कि माँ, इस शादी से इनकार कर दें, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कुशल के साथ शादी कर सकूँ और मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन मैंने ही प्रिया की ज़बान बंद कर दी। मैंने कहा, तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारा पर्दा करने वाला है। जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, वो एक हादसा था। तुम अभी वैसे ही मासूम और पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो जाएगा। शादी से कुछ दिन पहले ही प्रिया की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि शायद शादी की वजह से परेशान और डरी हुई है। फिर मेरी सास कहने लगी कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी बेटी कसूरवार है तो ठीक है, तुम उसे तलाक दे देना। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बच्ची बिल्कुल बेकसूर है तो भगवान के लिए इसे तलाक मत दो। लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या फैसला करूं, इसीलिए मैं वहां से चुपचाप वापस आ गया। मुझे जब मेरी माँ ने अकेले आते देखा तो प्रिया के बारे में पूछने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं क्या करूं, कैसे उस औरत को अपना सकता हूं। बेशक उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो मेरा भी कोई नहीं है। फिर मैं कैसे उस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं जिसने अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। उस दिन डॉक्टर मुझे बता चुकी थी कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए अबॉर्शन मत सोचना। क्योंकि जितने विश्वास से मैं सवाल कर रहा था, डॉक्टर समझी थी कि शायद मैं अभी बच्चा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुझे ये बात बोली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं इतना बड़ा हौसला नहीं रखता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए, उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए।
क्योंकि मैं अभी तक खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा था और जब मैं प्रिया के बारे में सोचता तो वो मुझे बेकसूर ही लगती थी, क्योंकि इस समय उसका कोई कसूर न था। जो कुछ हुआ था उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था। वो बिल्कुल मासूम थी, लेकिन किस्मत के हाथों बहुत बड़ी चोट खा चुकी थी। लेकिन जैसे ही मुझे उसके शरीर में पलने वाले बच्चे का ख्याल आता तो मेरा खून मेरी रगों में आग की तरह दौड़ने लगता। फिर मैं ये भी सोचता कि मैं कैसे उसके करीब जाऊंगा, उसे कैसे छूऊंगा। मैं जितना उसके बारे में सोचता और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। इसीलिए मैंने अपनी हर बात अपनी माँ से कह दी। बड़ी खामोशी से उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी थी। फिर कहने लगी, जो हालात तुम पर आए हैं उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। लेकिन इस समय उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मैं हरगिज़ तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम उसे इस हालत में छोड़ दो। मैं खामोशी से अपने माँ के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे तो लगता था कि मेरी माँ मुझसे कहेगी कि फ़ौरन से पहले उस लड़की को तलाक दे दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अलग ही जवाब दिया था। वो कहने लगी कि उस बात पर पर्दा डाल दो। मैंने कहा, माँ लेकिन वो बच्चा। मेरी माँ कहने लगी, वो भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल बेकसूर है बेटा। उसे तो कुछ नहीं मालूम कि वो जायज़ है या नाजायज़। इसीलिए अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो तुम वो बच्चा मुझे दे देना, मैं पाल लूँगी उसे। हो सकता है भगवान मुझे इस पुण्य के बदले कोई अच्छा सिला दे दे। मैं उसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना दिल बड़ा किया था और प्रिया को अपने घर ले आया। प्रिया बिल्कुल चुप और खामोश थी। जब भी मैंने प्रिया की तरफ देखा मुझे उस पर कभी कभी बहुत दया आ जाती थी। जो कुछ उस मासूम के साथ हुआ था, इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर था? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी? कितनी खुश होगी वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। लेकिन उन जालिमों ने उसकी खुशियों को खाक में मिला दिया था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मैं इंसानियत के नाते उसकी पूरी देखभाल कर रहा था, जैसा कि प्रेगनेंसी में एक औरत को केयर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रिया के करीब नहीं जाता था। वो बेड पर सोती और मैं सोफे पर। और फिर शादी के 8 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था। जब मुझे नर्स ने आकर बताया कि तुम्हारी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, तो मेरे चेहरे पर कोई भी जज्बात नहीं आए थे। और जब नर्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है, तो मैं बेजान शरीर के साथ अंदर कमरे में चला गया। प्रिया के पहलू में एक छोटा सा बच्चा टेबल में लिपटा हुआ लेटा था, शायद सो रहा था। कितनी मासूमियत थी उस बच्चे के चेहरे पर। बिल्कुल प्रिया का रंग रूप और नाक नक्श चुराया था। मैं चुपचाप जाकर प्रिया के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में से आंसू चमक रहे थे, चेहरे पर दुख छाया हुआ था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और एक नज़र अपने पास लेटे बच्चे की तरफ देखा। कहने लगी, कुशल, आज तुमसे बस एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या तुम इस बच्चे को अपनाना चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं थोपना चाहती, ना ही अपने आप को और ना ही इस बच्चे को। अगर आज तुम दिल से इस बच्चे को अपनाना चाहो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने उसके बराबर से लेटे उस बच्चे को हाथों में उठा लिया था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं था। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। लेकिन मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर प्यार किया। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को दिल से अपनाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना उसमें तुम कसूरवार हो और ना ही ये बच्चा। ये कहकर मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे और इस बच्चे को अपनाने में इतनी देर कर दी। मैं उस बच्चे को सीने से लगाए आंसू बहा रहा था और बेड पर बैठ गया। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आज से ये मेरा बच्चा है, इसे मैं अपना नाम दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही प्रिया तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, अब क्यों रोती हो? अब तो दुख के बादल छट चुके हैं। और अगली बात जो प्रिया ने मुझे बताई, मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे हाथ पैर कांप उठे थे। प्रिया कहने लगी, कुशल, ये बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। शायद इसकी इतनी ही जिंदगी थी। जन्म देने के कुछ ही मिनट बाद तक इसकी सांसें चली थी और ये इस दुनिया से चला गया था।
ये बच्चा किसी के पाप की निशानी था, लेकिन ये मेरा बच्चा था। मेरे शरीर में पलकर इसने जन्म लिया था। उसकी मौत पर मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि इस मासूम से बच्चे को तुम अपनाते हो या नहीं। और आज से मेरे दिल को बहुत सुकून है कि मेरा बच्चा बेनाम इस दुनिया से नहीं जाएगा। ये कहकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने एक नज़र फिर उस मासूम से बच्चे पर डाली। कितना प्यारा और मासूम था। मैं उसे अपने दिल से अपना चुका था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। मैंने उसके माथे पर आखिरी बार प्यार किया और प्रिया को अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, प्रिया चुप हो जाओ, अब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। भगवान की देन थी, उसने तुमसे ले ली। अब हम इंसान, इसमें हम मजबूर हैं। मैं प्रिया और बच्चे को घर ले आया। मेरी माँ भी उस बच्चे को जाने से बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरी माँ ने भी उस बच्चे को अपना लिया था। पूरे विधि विधान से उसके साथ एक बाप के होने के नाते मैंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया था। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी रूटीन पर आ गई थी। हमारी शादी को 1 साल होने वाला था और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली थी। और फिर शादी के ठीक 1 साल बाद प्रिया और मैंने शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। प्रिया की तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो चुका था और उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि प्रिया ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। जो कुछ भी हुआ था उसने सच सामने कहा था। अगर वो चाहती तो शादी की पहली रात ही मुझसे संबंध बनाकर उसके बच्चे को मेरा नाम दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।